प्रमोद जी का स्वागत करते हैं हम सब मिलकर। धन्यवाद राजेश, आपका स्वागत। जी धन्यवाद राजेश भाई साहब। और आपने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूं मैं, और जो कुछ भी सीखा है अपने सीनियर से, अपने बड़े भाइयों से सीखा है। और एक छोटी सी प्रस्तुति आज मेरी रहेगी 35 से 40 मिनट के बीच में। पहले की अगर हम बात करें तो हमारी जो बुनियादी जरूरतें थी वो रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। लेकिन जब हमने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया तो उसमें मोबाइल और इंटरनेट ये भी बुनियादी सुविधाएं के रूप में जुड़ गई। ये पहले लग्जरी सुविधाएं थी अगर पिछली शताब्दी में जाएं, लेकिन इस शताब्दी में आने के बाद ये एक बुनियादी जरूरतें बन गई हैं। अब अगर आपने इंटरनेट को ज्वाइन करना है तो आप अपने मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए। इसके लिए आपको किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी का एक कनेक्शन होना चाहिए। वो मोबाइल डाटा के रूप में हो सकता है, 2G यानी कि सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन। इसमें जितने नेक्स्ट जनरेशन में आप जाएंगे स्पीड, डाटा की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकता है आपके पास, वाईफाई हो सकता है, मार्केट में, रेस्टोरेंट में और पब्लिक प्लेसेस पे हॉटस्पॉट हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल आप साइबर कैफे में जाके कर सकते हैं। एंटरप्राइज में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में लीज लाइन के माध्यम से, लास्ट माइल जो फाइबर है उसके माध्यम से इंटरनेट जुड़ा होता है। और जहां लीज लाइन यानी कि फाइबर की या कॉपर लाइन की सुविधा नहीं है, खासकर जो हिली टेरेन्स हैं, हिली एरियाज है, वहां पे वीसेट के माध्यम से भी इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जो कि सीधा सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करता है। और अगर हम कुछ रूरल विलेज में जहां तक अभी तक ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है उनकी बात करें तो टेलीफोन के माध्यम से भी एक नंबर डायल करके आप इंटरनेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो बहुत सारा अथाह भंडार है जो उससे आप लाभ उठा सकते हैं। जब इंटरनेट बनाया गया तो ये सोचा गया था कि ये रिसर्च के लिए होगा, ये ज्ञान के लिए होगा और लोग नॉलेज शेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 90s दशक आते आते ऐसा हुआ कि इसमें और आज ये कि हमारी दिनचर्या की एक महती आवश्यकता बन गया है। लेकिन कहते हैं कि विज्ञान जैसे वरदान है, अभिशाप है, इसी तरह इंटरनेट से फायदे भी हैं तो कुछ कुछ नुकसान है। और इंटरनेट के कुछ संभावित दुरुपयोग किए जा सकते हैं। वो क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि मेलवेयर क्या कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है। जब आप किसी साइट पे जाते हैं या कोई अनवांटेड साइट से डाउनलोड करते हैं तो मेलवेयर आपके पीसी में आ सकता है, आपके मोबाइल में आ सकता है और वो फंक्शन जो नॉर्मल करने चाहिए उसको करने से रोकता है। इसी तरह वायरस भी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में बैठ सकता है, अनवांटेड एक्टिविटी कर सकता है। रैंसमवेयर की चर्चा करेंगे हम। रैंसमवेयर यानी कि फिरौती जिसकी बात करते हैं। हैक्टिविज्म यानी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट होते हैं जिसमें कि बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े देश इन्वॉल्व होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से यानी कि आपको फोन के माध्यम से, आपको एसएमएस के माध्यम से, आपको ईमेल के माध्यम से भी आपको एंटाइज किया जा सकता है। फिशिंग अटैक हो सकता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं उसकी क्लोनिंग हो सकती है। कीलॉगर में आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल में जो जो आप टाइप करेंगे उसकी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। वही आप इंटरनेट पे आपका पीछा कर सकता है जिसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। आपको हरास करने के लिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका पीछा कर सकता है। आपकी तस्वीर से छेड़छाड़ कर सकता है, इसको पिक्चर मॉर्फिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है कि चेहरा आपका होगा और जो शरीर का दूसरा हिस्सा होगा वो किसी और का होगा, उसको सुपर इम्पोज कर देंगे और आपको गलत तरीके से पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपका प्रोफाइल हैक किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से भी बहुत सारे चैलेंजेस करके आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके अलावा डीप फेक, जैसे मैंने कहा कि पिक्चर मॉर्फिंग जो होता है उसमें आपकी फोटो से छेड़छाड़ की जाती है और डीप फेक में आपके वीडियो से छेड़छाड़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो डेटिंग साइट, जैसे मैंने बताया कि इसके माध्यम से भी आप इंटरनेट के संभावित दुरुपयोग में फंस सकते हैं। अब एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो मैंने बहुत सारे केसेस लिए हैं ये पुलिस महकमे से और बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के डाटा से
जो संभावित दुरुपयोग हुए हैं उसको केस के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल रूप में देख सकें कि किस किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। सबसे पहला केस है, ये खासकर छोटी बच्चियां, महिलाएं, उनके ऊपर टारगेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी मोबाइल रिचार्ज शॉप पे जाते हैं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, तो आपका नंबर जो है उस रिचार्ज वेंडर के पास पहुंच जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो आपको आउट ऑफ द वे हेल्प करने के चक्कर में मोबाइल नंबर रख लेगा, आपको करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे हो सकता है कि आप उसके जाल में फंस जाएं, फ्रेंडशिप हो जाए, फिर वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसा पुलिस डायरीज में वर्णन है कि मोबाइल रिचार्ज जो शॉप है उसके वेंडर के माध्यम से बहुत सारे अपराध किए गए हैं, और बाद में वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। आप उसको दोस्त समझना शुरू कर देते हैं और आप कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद उसका दुरुपयोग हो जाता है। दूसरा केस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे जो कार्ड हैं उसकी जो मर्चेंट कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड है, वीजा है, और भारतीय जो है रुपे कार्ड है। तो हम में से बहुत से के पास जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो या तो मास्टर कार्ड का होगा, या वीजा का होगा, या रुपे का होगा। अब जब भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, चाहे किसी शॉप पे करें, चाहे पेट्रोल पंप पे करें, कहीं भी करें, तो अपनी आंखों से उसको ओझल ना दें, बिल्कुल ना ओझल होने दें, क्योंकि उसकी क्लोनिंग की जा सकती है। इसके लिए एक स्किमिंग डिवाइस होता है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप को कॉपी कर लेते हैं और उसके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर हम इसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ इसमें जो जानकारियां हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीवी जो कार्ड के पीछे होता है, उसके अलावा भी एक और ऑथेंटिकेशन मेथड होता है जिसको ओटीपी बोलते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे आता है। लेकिन आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यदि आप किसी विदेशी साइट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भूलकर भी आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर ना करें, और जब इसको यूज करें तो आंखों से ओझल ना होने दें, क्योंकि व्यक्ति उसको नोट कर सकता है, और कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर लिखा होता है उसे क्रॉस आउट कर दें, उसे डार्कन कर दें, ताकि कोई उसको देख ना पाए, आप उसको याद कर लें। इसके अलावा जो पुराने मैग्नेटिक क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, उनको बदल दिया गया है। अब आजकल चिप आधारित कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो पारंपरिक कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करें, आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब एक कीबोर्ड अपीयर होगा स्क्रीन पे, आप उसी पे टाइप करेंगे, तो उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, उन नंबर को कोई नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। तीसरा केस है कि आप अपने संस्थान में, अपने ऑफिस में, साइबर कैफे में, स्कूल कॉलेज में किसी कंप्यूटर को और स्टोर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पहले से ही कोई ना कोई की लॉगर सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो की लॉगर सॉफ्टवेयर का काम यह होता है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो एक फाइल में रिकॉर्ड कर लेगा, और जब आप उस कंप्यूटर को छोड़ के जाएंगे साइबर कैफे से या स्कूल कॉलेज से, जो कि शेयर्ड कंप्यूटर होते हैं, तो की लॉगर सॉफ्टवेयर से जो भी की स्ट्रोक आपने टाइप किए हैं उसको कैप्चर करके उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए जहां तक संभव हो साइबर कैफे में आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, और अगर करना भी है तो वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्चुअल कीबोर्ड में जो की स्ट्रोक टाइप होंगे वो की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा कैप्चर नहीं किए जा सकते। चौथा केस है फिशिंग या एसएमएस स्पूफिंग। इसमें क्या होता है कि एक मिलते जुलते डोमेन से, मिलते जुलते नाम से आपको एसएमएस आएगा या मेल आएगा। जैसे आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो कैनरा बैंक की जो आईडी बनेगी, आपका नाम होगा कुछ भी @canarabank.in, लेकिन क्या करेंगे CAANARA, और वैसा सा ही लोगो, वैसा सा ही कलर डाल देंगे, तो आपको ये लगेगा कि बैंक से आया है, और उसमें लिखा हुआ कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, क्लिक करें पासवर्ड। तो ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई मेल वैसे तो आएगा ही नहीं, यदि आएगा तो आपने डोमेन यानी कि सेकंड पार्ट पे ध्यान देना है, ताकि जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जैसे ही आप गलत लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका पुराना पासवर्ड जो है वो कैप्चर कर ले, उसको नए पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर आते रहते हैं कि आप मोबाइल आईपीएल का फ्री टिकट जीतें। तो भैया 135 करोड़ की जनता है, आप पे कोई ऐसी खुशबू नहीं आ रही कि आपको ही भेजेगा वो कोई, तो इसलिए इनको अवॉइड करें, इन पे बिल्कुल क्लिक ना करें।
इससे क्या कि आपका प्रोफाइल हैक करके आपसे पैसे की मांग कर सकते हैं। अभी जो पॉपुलर फ्रॉड चल रहा है वो केवाईसी फ्रॉड के नाम पे चल रहा है। मान लो आपने पेटीएम पे कोई ट्रांजेक्शन करना चाहा, वॉलेट है, और वॉलेट में ट्रांजेक्शन किसी कारणवश फेल हो गया, तो मिलते जुलते नाम से, एक्चुअल मैंने दिखाया कि पेटीएम की स्पेलिंग PAYTM है, लेकिन आपके पास मिलते जुलते जो नाम है PAAY या ऐसा कोई नाम है, उससे एक SMS आएगा कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, जो कि फेक है। आपके पास कॉल भी आ सकता है और वो इंपर्सोनेट करेगा कि मैं पेटीएम से बोल रहा हूं और आपकी मदद करना चाहता हूं। इसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आप भूलकर भी उस लिंक पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, वो आपके मोबाइल का रिमोट डेस्कटॉप, आपकी रिमोट स्क्रीन शेयर हो जाएगी और जो भी आपके मोबाइल पे दिख रहा है वो उस व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे साइबर क्राइम की जो टीम है उनके पास केवाईसी फ्रॉड के नाम पे बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, जिसमें एक यूजर कॉल करता है, इंपर्सोनेट करता है, आपसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हेल्प डेस्क के नाम पे कहता है, आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो, इससे आपका जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगा। तो इस फ्रॉड से आप सावधान रहें। इसके अलावा हम बहुत सारे जो ई वॉलेट यूज करते हैं, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे एक्सिस पे हो, चाहे फोन पे हो, मोबीक्विक हो, सभी में सेंड मनी के अलावा रिक्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन भी होता है। और रिक्वेस्ट मनी यदि आपने किया है तो उसमें यूपीआई से लिंक्ड अकाउंट में सेंध लगाई जा सकती है। अब इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक इंटरफेस दिया है जिसको बोलते हैं बेचना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप वर्चुअल एड्रेस बना सकते हैं, मोबाइल नंबर या आधार या QR कोड के माध्यम से आप पैसा भेज सकते हैं। अब एक इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने OLX पे कोई सामान बेचना चाहा और किसी ने आके उसको देखा, तो उसकी अनुमानित कीमत मान लीजिए 50,000 रुपया है, तो उस व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपए कैश दे दिया और ये कहा कि 40,000 में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, आपका मोबाइल नंबर दीजिए। तो 40 नंबर उसने भेजने थे, यानी कि सेंड मनी करना था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन यूज करके 40,000 का एक लिंक आपके पास भेज दिया। अब आपने उस लिंक को ध्यान से नहीं देखा, वो था रिक्वेस्ट मनी का, तो आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो होगा क्या कि आपके अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो जब भी कोई यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन करना है तो आपने ये ध्यान देना है कि आपको सेंड मनी करना है या रिक्वेस्ट मनी करना है। यदि कोई रिक्वेस्ट मनी की रिक्वेस्ट आई हुई है आपके, तो ध्यान दें, उससे पैसा आपका दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ यूपीआई की पिन चाहिए और क्योंकि आपका अकाउंट जो है ऑलरेडी जुड़ा होता है। रैंसमवेयर, रैंसम कहते हैं फिरौती को। हम इंटरनेट पे जब जाते हैं तो बहुत सारे टूल हमारे को फ्री मिल जाते हैं, उस फ्री के चक्कर में हम बहुत सारे अवांछनीय टूल का भी डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे पिक्चर एडिटिंग टूल हो, चाहे कुछ भाषा के टूल हो। उसका मिसयूज ये होता है कि जैसे ही आपने डाउनलोड किया तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्ड डिस्क का डाटा पूरा एनक्रिप्ट कर देगा और उसको डिक्रिप्ट करने के नाम पे पैसे मांगेगा। इसको बोलते हैं रैंसमवेयर या आपसे फिरौती मांगता है। तो आपका डाटा कूटबद्ध हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा, और आपको डाटा अगर वापस चाहिए तो आपको एक कीमत अदा करनी होगी ऑनलाइन अकाउंट में। तो इसको बचने के लिए यह है कि आप कोई भी अज्ञात ईमेल या अननोन सोर्स से कोई ईमेल आता है उसको क्लिक ना करें, खासकर जो अटैचमेंट है उसको बिल्कुल ना पढ़ें, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जेन्युइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आपने रैंसमवेयर से जीत पा ली है और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में इसकी संभावना बढ़ जाती है। एक WannaCry एक पॉपुलर रैंसमवेयर था जिसके माध्यम से पिछले 6 महीने पहले घटना हुई थी और बहुत सारे कंप्यूटर्स का डाटा जो है एनक्रिप्ट हो गया था। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग, यानी कि आप इंटरनेट पे जाते हैं तो सोशल मीडिया पे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी होता है, आपका स्टेटस जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डालते हैं वो भी शेयर होता है, आपका ईमेल आईडी भी शेयर होता है। अब कोई आपको प्रताड़ित करने के लिए आपका पीछा कर सकता है। उदाहरण के लिए समझाना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेवलिंग टू पार्टिकुलर लोकेशन हम शेयर कर देते हैं। अब जो पीछे लगा हुआ उसको पता लग गया कि ये व्यक्ति जो है कहाँ जा रहा है। उसके बाद आपने कहा कि चेकड इन टू दिस पार्टिकुलर होटल, आपने वो जानकारी भी दे दी।
यानी कि उसके पास आपकी पूरी जानकारी है कि बंदा कहाँ गया है, किस होटल में ठहरा है, तो आपका पीछा करके आपको प्रताड़ित कर सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा सुनने में आया है, ऐसा जानकारी में आया है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ के फ्री ऑफर के चक्कर में लोगों को फिल्म के टिकट भिजवा दिए, पूरी फैमिली उस शो में फिल्म देखने चली गई, स्टेटस पे डाला कि एंजॉयिंग दिस पार्टिकुलर मूवी, और पिछले 3 घंटे में घर से पूरा सामान साफ हो गया, चोरी हो गई। तो ऐसी जानकारी जो सेंसिटिव जानकारी है उससे सोशल मीडिया पर हर जानकारी को साझा ना करें। यदि फ्रूटफुल हो तभी साझा करें। रोजमर्रा की जो जानकारी है उससे बचें। और यदि करना भी हो तो आपकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस जानकारी को केवल आपके मित्र ही देख पाए, यानी कि फ्रेंड्स एक सेटिंग होती है वही देख पाए, हर कोई उस जानकारी को ना देख पाए। इसके अलावा पिक्चर मॉर्फिंग, ये एक बहुत बड़ा एक साजिश होती है जिसमें आपकी तस्वीर से छेड़छाड़ की जाती है। जैसे 2 पिक्चर को मिला के एक तीसरी पिक्चर बना दी जाती है और इसी में किसी और वीडियो पे आपकी फोटो सुपर इम्पोज कर दी जाती है। इसको डीप फेक कहते हैं। ये खासकर तब होता है जब किसी अनजान व्यक्ति से आप दोस्ती कर लेते हैं और अगर आप उसको लिफ्ट नहीं देते हैं तो वो इसका संभावित दुरुपयोग कर सकता है। स्कूल कॉलेज में ऐसी घटनाएं आमतौर पर बहुत सुनने में आती हैं कि यदि 2 दोस्तों के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो उसको बदनाम करने के लिए मॉर्फिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। तस्वीर में चेहरा आपका होगा, बाकी हिस्सा किसी और का होगा, लेकिन वो शालीन नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि यदि कोई ऐसा घटना हो आपके साथ होती है तो अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने फैकल्टी के साथ शेयर करें और हो सके तो पुलिस के साथ भी इमीडिएटली शेयर कर दें ताकि आप इसके दुरुपयोग से बच सकें। इसके अलावा प्रोफाइल हैकिंग, ये खासकर तब होता है जब आप फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं या फ्री के वाईफाई पे पैसे का लेन देन करते हैं। तो जहां पर भी ओपन नेटवर्क है वाईफाई का, यानी कि बिना किसी पासवर्ड के वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, कोई फाइनेंशियल लेन देन ना करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि आपका प्रोफाइल हैक हो सकता है, आपका लेन देन का ट्रांजेक्शन का पता लग सकता है और अगर किया भी है तो उसको तुरंत लॉग आउट भी कर दें, वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपको वित्तीय लेन देन करना भी है किसी भी साइट पे, बहुत सारी मर्चेंट साइट होती हैं, थर्ड पार्टी साइट होती हैं, तो जरूर जांच लें कि ब्राउजर में वो साइट HTTPS से शुरू होती है। बहुत सारी साइट जो हैं HTTP से शुरू होती हैं लेकिन वो सिक्योर नहीं होती। जो साइट HTTPS से शुरू होती है वही साइट सिक्योर होती है। तो एक मैंने स्क्रीन पे भी छोटा सा एक कैप्चर दिखा रखा है कि ये साइट जो है ICICI बैंक की है, ये HTTPS से शुरू हो रही है, इस पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये सेफ है। ऑनलाइन गेम्स, इसके माध्यम से भी खासकर युवा या बच्चों को भी टारगेट किया जाता है। हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे खतरनाक गेम्स की लत बच्चों को लग गई थी जिसमें बहुत सारे खतरनाक टास्क दिए जाते हैं और ऐसे टास्क करके उसको फोटो का वीडियो या फोटो पोस्ट करना होता है ताकि आप अगले लेवल पे पहुंच सके। और युवा पीढ़ी में खासकर क्रेजीनेस ज्यादा होती है, तो उससे बचने के लिए ऐसे खतरनाक गेम्स बिल्कुल ही अवॉइड किए जाएं। जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज है, ब्लू व्हेल चैलेंज में बहुत सारे युवाओं को चोट भी लगी, कुछ ने आत्महत्या भी कर ली। पास आउट है, इसमें गला दबाने का गेम है। आइस साल्ट है, अपनी बॉडी पे आइस रख के, नमक लगा के और जो उसमें विभिन्न तरह की तस्वीरें बनती हैं उसको शेयर करना होता है। तो इन गेम को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा डेटिंग वेबसाइट है, लोग उससे जुड़ जाते हैं, तो डेटिंग वेबसाइट से फेक प्रोफाइल जो है खासकर वो इस्तेमाल होते हैं, वो वेरीफाइड नहीं होते और एक्सटॉर्शन किया जाता है, सोशल ट्रोलिंग की जा सकती है। तो डेटिंग वेबसाइट पे बिल्कुल भी जानकारी शेयर ना करें, इनसे बचें। अब हम व्हाट्सएप सारा दिन इस्तेमाल करते रहते हैं, तो व्हाट्सएप की सुरक्षा कैसे करें? अब साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि व्हाट्सएप को आप पीसी में भी देख सकते हैं। एक साइट होती है web.whatsapp.com, इसमें एक QR कोड स्कैनर होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड स्कैनर होता है। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, आपसे आपका मोबाइल ले लेता है और कॉल करने के बहाने इस कोड को स्कैन कर देता है और आपको दे देता है। उसके बाद जो भी व्हाट्सएप उसके मैसेज होंगे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, वो कहीं पे भी हो, क्योंकि आपने QR कोड स्कैन कर लिया है और पीसी बेस्ड आपका व्हाट्सएप उसको
उस बंदे का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हैक ये है, इसलिए अनजान व्यक्ति को फोन ना दें। अगर देना भी पड़े तो नजरों में रखें कि वो QR कोड स्कैन तो नहीं कर रहा है। यदि फिर भी कोई आशंका हो तो आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और देखिए कि कोई डिवाइस कितने लोग ऑन हो रखे हैं, उन सबको लॉग आउट कर दीजिए इमीडिएटली। ये खासकर स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे ऐसा आपसे कोई ना कोई मदद के नाम पे ये क्राइम कर सकता है। तो व्हाट्सएप में आप अपने प्रोफाइल में जाके लॉग आउट करते रहिए अपने सभी डिवाइसेस के साथ। एक और सुरक्षा व्हाट्सएप की है कि इसमें व्हाट्सएप के सेटिंग में जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब एक पिन आप डाल दीजिए। इसका फायदा यह होगा कि मान लो आपका मोबाइल चोरी हो गया है या कोई दूसरे मोबाइल फोन में आपके मोबाइल नंबर से एक्टिवेट करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना पिन के वो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। इसके अलावा आपके जो चैट जितने भी हैं उसको स्टोर करना है तो उसका चैट बैकअप का ऑप्शन होता है। इस चैट बैकअप को आप लोकल मोबाइल में रख सकते हैं या क्लाउड। और ये जो सेटिंग होती है ये आपके अकाउंट की ही होनी चाहिए। इसको जांच लें। पता लगा कि किसी ने आपसे टेम्पररी कोई मोबाइल मांगा यूज करने के लिए और उसने अपना क्लाउड का एड्रेस दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो चैट है उसके क्लाउड के अकाउंट पे चली जाए और वो बाद में उसको डाउनलोड करके देख सकता है। तो इसलिए सेटिंग्स में जाके चैट जो है उसका जो बैकअप है उसको क्लाउड पे अपने नाम से अपने अकाउंट में रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हम में से बहुत सारे जो लोग मोबाइल यूज करते हैं तो एक पैटर्न लॉक लगा देते हैं, एक डिजिट कोड लगा देते हैं। वो एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें किसी मदद की जरूरत होती है, कोई चोट लग जाए, कोई बेहोशी की हालत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में सामने वाला कोई हेल्प करना चाहता है आपकी, कोई अथॉरिटी हेल्प करना चाहती है, कोई पुलिस वाला हेल्प करना चाहता है, कोई मित्र हेल्प करना चाहता है, कोई राहगीर हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप इमरजेंसी नंबर जो है 2-3 नंबर उसमें सेव करके रखें ताकि लॉक में भी वो नंबर डायल हो जाए। यदि ऐसा ना हो, कुछ मोबाइल में ये फीचर नहीं काम करता, तो लॉक में जो स्क्रीन आती है होम स्क्रीन, उस होम स्क्रीन में जरूर आप 1-2 नंबर ऐसे लिखें ICE इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि लॉक में वो नंबर डायल हो दिख जाए और किसी दूसरे फोन से डायल कर सके। और तीसरा, हर मोबाइल फोन में आजकल एक इमरजेंसी SOS आपका एक सेटिंग होता है, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। इमरजेंसी SOS में क्या होता है कि आप घर के या मित्र के 2 नंबर ऐड कर सकते हैं और आप किसी इमरजेंसी में हो और डायल करने की स्थिति में भी ना हो तो एक पावर बटन को 3 या 4 बार प्रेस कर देंगे तो आपकी लाइव लोकेशन जो है आपके मित्र के पास पहुंच जाएगी ताकि वह आपकी हेल्प कर सके। और इसके अलावा आपका फोन का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, इसको IMEI नंबर बोलते हैं। ये मोबाइल जब खरीदते हैं तो उसके बॉक्स पे भी होता है, और नहीं है तो आप *#06* डायल कर लीजिए तो मोबाइल नंबर का EMI नंबर आ जाएगा। ये तब कारगर होगा जब आपका मोबाइल चोरी हो जाए या कोई मिसयूज जाए, तब उसके काम आता है। लॉ एजेंसीज इसका इस्तेमाल करके ट्रेस कर सकती है। हम में से हर एक का जीमेल के ऊपर, गूगल के ऊपर अकाउंट है, लेकिन उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो जीमेल की सिक्योरिटी के लिए आप उसमें वेरिफिकेशन में फोन नंबर, अपना रिकवरी ईमेल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन ये डाल सकते हैं। और कहां से लॉगिन होता है वो आप देख पाएंगे। जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि 2 डिवाइसेस से मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूं, अपने विंडो के PC से और अपने मोबाइल फोन से। इसके अलावा यदि थर्ड पार्टी कोई इसको कोशिश करती है लॉगिन करने की तो तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि दिस वाज अटेम्प्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर नंबर, इफ दिस बिलोंग्स टू योर नॉट। अगर आपसे नहीं है तो आप उसको खारिज कर सकते हैं और अपना सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप गूगल का एक्सेस मांगती हैं। अगर आपको लगता है कि इनको एक्सेस देना जरूरी है तो दीजिए, नहीं तो आप उसको रिमूव एक्सेस का एक ऑप्शन आता है थर्ड पार्टी एक्सेस का। तो जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ने, क्योंकि मैंने अपना बैकअप जो है गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है तो मैंने परमिशन दिया हुआ है। जूम का मैं कैलेंडर यूज करता हूं गूगल पे, इसलिए मैंने परमिशन दिया हुआ है। और एक स्टेपसेट गो करके एक हेल्थ एप्लीकेशन है, इसको मैंने परमिशन दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने किसी ऐप को भी मेरा गूगल का ड्राइव, गूगल मेल यूज करने का परमिशन नहीं दिया हुआ है। तो ये भी आप अपने गूगल के प्रोफाइल में जाके जांच सकते हैं कि आपने किस किस थर्ड पार्टी या फैकल्टी के साथ परमिशन दे रखा है और उसका दुरुपयोग से बच सकते हैं।
इसी तरह फेसबुक में भी एक सुरक्षा की नीति है। फेसबुक में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इसमें क्या है कि आप चाहकर भी, मान लो कहीं दूसरे ने लॉगिन किया हुआ है अकाउंट और मान लो मोबाइल में किया वाला जो मोबाइल चोरी है उसमें उसको रिमोटली आप लॉग आउट कर सकते हैं। वो चाहकर भी आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि व्हाट्सएप में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक मेथड होता है, तो फेसबुक में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का होता है। और इसमें भी ये सेटिंग भी होती है कि कौन आपको टैग कर सकता है, कौन टैग नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि उस पिक्चर में आप नहीं होते हैं लेकिन आपको टैग किया होता है, तो आपकी मर्जी के बिना आपको कोई टैग नहीं कर पाएगा। ये सेटिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब हम अपनी विल बनाते हैं, अपनी लीगेसी के लिए अपनी लिखते हैं कि जो आपकी चल अचल संपत्ति है वो किसको मिले किसको ना मिले, इसके लिए आप वसीयत लिखते हैं। लेकिन आपके फुटप्रिंट जो है डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज्यादा हैं कि आपका गूगल का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है और इतना सारा डाटा है आपका उसके फोटो में, वीडियो में, यूट्यूब में। तो वो डाटा जो है उसका मालिक कौन होगा यदि आप उस अकाउंट को एक्सेस नहीं करते हैं या आप इस दुनिया से लॉग आउट कर जाते हैं, तो वो संपत्ति पे किसका अधिकार है। इसके लिए गूगल में एक पॉलिसी है। इसमें आप एक इनएक्टिविटी अकाउंट मैनेजर होता है जिसमें आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का पीरियड डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा कि 3 महीने तक यदि मेरी गूगल अकाउंट से कोई एक्टिविटी ना हो तो 2 ईमेल एड्रेस या 1 ईमेल एड्रेस आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 3 महीने तक अगर आपकी इनएक्टिविटी रहती है तो वो उसकी सूचना जो है आपने जिन ईमेल को ऐड किया है उनके पास पहुंच जाएगी और वो लोग आपका अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे। और उसमें भी आप बता सकते हैं कि वो पर्सन जो है मेरा अकाउंट एक्सेस कर पाएगा और डाटा देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के जमाने में। इसमें आप पीरियड जो है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी आप डिसाइड करें उसके अनुसार जा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पे भी किसी का अगर ईमेल अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट पे ऐसी कोई डायरेक्ट पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन इसमें भी आप अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रन उनको ऐड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है अगर जेन्युइन है तो आपको कस्टोडियन बनाया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी डोमेन है, outlook.com है, msn.com है, hotmail.com है, live.com है, windowslive.com है। इनके माध्यम से आप अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक में भी ऐसी सेटिंग होती है डिजिटल लीगेसी की। यदि आप लॉग आउट हो इस संसार से तो लीगेसी कॉन्टैक्ट कौन होगा कि जो आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता है, और वो जानकारी आप पहले से ऐड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा तो फेसबुक आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो गई है तो उसको मेमोरियल अकाउंट का एक प्रावधान है। तो मेमोरियल अकाउंट, उस अकाउंट का जो फोटो है, उसका नाम है, उसका प्रोफाइल है, उसके आगे मेमोरियल लिखा होगा और उसके जो कंटेंट हैं यानी कि फोटो और वीडियो जो उसने शेयर किए थे वो भी विजिबल होंगे। और उसमें पब्लिक सर्च में नहीं आएगा वो अकाउंट जो मेमोरियल अकाउंट है, बट उस पर आप एज यूजुअल उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप फेसबुक में लीगेसी कॉन्टेक्ट आप उसमें ऐड कर दीजिए और इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, इनएक्टिविटी टाइमर होता है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब बेसिक टिप्स क्या क्या है कि अगर साइबर संसार में सुरक्षित रहना है तो बहुत सारे खतरे मैंने जिक्र किया है, ऐसे ऐसे खतरों से आप गुजर सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? एक तो ये कि सबसे पहले लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो हार्डवेयर और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल की बात करें तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप यूज कर रहे हैं उसको लेटेस्ट रखें, उसका वेंडर उसको सपोर्ट करे और समय समय पर उसके अंदर जो खामियां होती हैं उसके लिए पैचेज आते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहें। एंटीवायरस यानी कि वायरस रोधी जो सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल जरूर करें। और कई बार हम कुछ पैसा बचाने के चक्कर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है। पासवर्ड जो है काफी मजबूत होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कंट्रोल कैरेक्टर का, कैपिटल कैरेक्टर का, और कम से कम 8 कैरेक्टर से ज्यादा, 8 का तो होना ही होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और नाम जो है या कोई डिक्शनरी का शब्द है उसको पासवर्ड ना बनाएं, कि डिक्शनरी अटैक के नाम से उस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जा सकती है। इसी तरह आपके पास अनवांटेड लोगों से ईमेल आते हैं या लिंक आते हैं, उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें। ईमेल में अगर कोई आई है तो उसका डोमेन नेम जरूर जांच लें। मैंने बताया था कि जैसे कैनरा बैंक का था, CANRA, कैनरा बैंक जो है, उसकी मिलती जुलती डोमेन से आपको ईमेल आ सकता है, उसको बिल्कुल चेक कर लें कि डोमेन नेम वही है कि नहीं है। कई बार कहता है कि डोमेन मिलता जुलता होगा और लोगो भी वही होगा, कलर कॉम्बिनेशन भी वही होगा, दिखने में रिजेंबलेंस वैसी ही होगी, लेकिन वो मिसयूज करने के लिए होता है। तो डोमेन नेम जरूर चेक कर लें कि किस डोमेन से वो आया है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो क्रिटिकल डाटा है, चाहे आपका ऑफिस का हो चाहे पर्सनल डाटा हो, उसको नियमित रूप से बैकअप जरूर लें, ताकि कोई संभावित दुरुपयोग हो, खतरा हो या रैंसमवेयर का अटैक हो, कम से कम आपका डाटा सुरक्षित रहे, आपको इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। तो डाटा बैकअप करने के लिए आप क्लाउड पे स्पेस ले सकते हैं, आप क्लाउड पे डाटा बैकअप ले सकते हैं, या एक्सटर्नल USB ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप बड़े एंटरप्राइज पे काम करते हैं तो इसके लिए बैकअप सॉल्यूशन के लिए बैकअप टेप ड्राइव आते हैं, आप उन टेप ड्राइव पे बैकअप ले लें। और इसके लिए कहा जाता है कि आप जो बैकअप लेते हैं वो उसी स्थान पे ना रखें, खासकर जो एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, कि जहां पे आपका सिस्टम है, क्योंकि मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो आपका सिस्टम भी वही है और बैकअप भी वही है, तो बैकअप किसी काम नहीं आएगा, इसको दूसरी लोकेशन पे रखना चाहिए। जैसे आप अपने एंटरप्राइज का डाटा अपने घर रख सकते हैं, आपकी दूसरी ऑफिस की दूसरी बिल्डिंग में रख सकते हैं, तो ऐसी एक पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास। तो समय समय पे बैकअप लेना बहुत जरूरी है, ताकि कोई वायरस ने अटैक कर दिया, रैंसमवेयर ने अटैक कर दिया, डाटा एनक्रिप्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो आप उसको अपने आप को बचा सके। हर किसी व्यक्ति को पासवर्ड ना दें, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जानकारी ना दें। इसके साथ साथ आप भी डिजिटल एटिकेट्स का इस्तेमाल करें, आप बिना किसी की इजाजत के दूसरे व्यक्ति का डाटा देखने की कोशिश ना करें। कॉपीराइट प्रोग्राम जो है, खासकर ऑडियो वीडियो, उनको बिना अनुमति के इस्तेमाल ना करें। और बच्चों के जो गेम्स हैं, हर गेम्स में जब आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो एक उसकी समय सीमा होती है। जैसे एक बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है PUBG करके, बहुत सारे बच्चे उस गेम को खेलते हैं, तो उसमें जो सजेस्टेड एज ग्रुप है वो 13+ लिखा हुआ है, लेकिन जानकारी में ऐसा आता है कि 7 साल का 8 साल का बच्चा भी उसको खेल रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हिंसा का एक्सपोजर है, जो कंपनी कह रही कि 13 साल के बाद उसको उस हिंसा का एक्सपोजर होना चाहिए, और बच्चे को हम उस एक्सपोजर को बहुत जल्दी दे देते हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो ठीक नहीं है, बच्चे के जो मानसिक डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, बच्चे में हिंसक प्रवृत्ति जो है उसकी प्रबल संभावना रहती है। तो इसको बिल्कुल समय के साथ साथ जो गेम्स हैं उसके अनुसार ही परमिशन होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, खासकर जैसे आधार कार्ड है, या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, या मेरे गाड़ी की RC है, उनको हम डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर के नाम से एक सुविधा दी है, जिसमें आपके आधार से अनेबल्ड, आधार से ऑथेंटिकेशन के डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में हैं, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं उसको। और खासकर मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये लीगली वैलिड है अगर आप डिजिटल लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसको इस एंगल से बनाया गया था कि आपको मान लो कहीं पे कोई प्रूफ देना है, तो आप अपने डिजिटल लॉकर को कंसर्न विभाग को शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी जानकारी वहां से वेरीफाई हो जाए, तो आपको फिजिकल रूप में देने की जरूरत नहीं होती। तो डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा IT एक्ट है बहुत सारी, जिसमें सेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें ये कि टेम्परिंग विद द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे पनिशेबल हैं। अभी 66A है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, ये क्राइम है, बट इसको रिपील कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में।
फिर भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, संस्था के खिलाफ आप मैलिशियस इंटेंशन से पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए 69A आ गया है, जिसमें कंसर्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कंटेंट प्रोवाइडर को उस जानकारी को, उस फेक न्यूज को ब्लॉक करने का आदेश दिया जाता है। तो आईटी एक्ट हमारे जो है इंडियन पेनल कोड के साथ साथ अटैच्ड है। अब मान लें किसी की मानहानि आप इंटरनेट पे करते हैं तो आईटी एक्ट तो पिक्चर में आएगा ही आएगा, खासकर इसके साथ साथ जो मानहानि का अपना ओरिजिनल जो एक्ट है वो भी पिक्चर में आएगा। तो दोनों का रहेगा। प्रमोद जी कितना समय लेंगे आप अभी? बस भाई 2 स्लाइड हो रहे हैं भाई साहब। अच्छा, ओके ठीक। और बहुत सारे पेनल्टी का प्रावधान है, तो आपको सुरक्षित रहना है, लेकिन आईटी एक्ट का पालन भी करना है। और खुदा न खास्ता यदि आपके पास कोई साइबर अपराध हो भी जाता है तो हर राज्य के पुलिस विभाग में साइबर सेल होता है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और साइबर क्राइम की सूचना एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पोर्टल पर भी दर्ज कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और समय समय पे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से गाइडलाइन जो हैं वो जारी रहती हैं, आप उनका पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए अपराधी जो है कितना शातिर होता है। एक बार सिक्योरिटी एजेंसीज जो लाफुल एजेंसीज हैं उनसे मेरी बात हुई थी। हेलो ट्यून का इस्तेमाल करके भी शातिर अपराधी बच जाता है। तो एक बार लॉ एजेंसीज ने अपना सर्वेलेंस लगा रखा था किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उसके मोबाइल फोन को सर्वेलेंस पे लगा रखा था और उस व्यक्ति को कहीं पहुंचना था। पुलिस विभाग को सूचना मिल गई तो वो वहां पहुंच गए। अब उस व्यक्ति को भनक लग गई कि तेरे को सर्वेलेंस पे डाला हुआ है और पुलिस वहां जाने पे पकड़ लेगी। तो जिस व्यक्ति से उसने मिलना था उसको मैसेज दिया, लेकिन मैसेज अगर फोन से देता तो पकड़ा जाता। तो उसने क्या किया, अपनी हेलो ट्यून चेंज कर ली कि सामने वाले ने जब उसको कॉल किया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा, उसने अपनी हेलो ट्यून चेंज कर ली। और हेलो ट्यून थी, एक गाना था, तू न जाने आसपास है खुदा, यानी कि सामने वाला समझ गया कि पुलिस आसपास है। तो यानी कि हेलो ट्यून का इस्तेमाल करके भी शायर अपराधी बच निकलते हैं। तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, इसको सावधानी से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उपलब्ध हूं।